तो लास्ट टर्न पे हम लोग कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। एक और एग्जांपल देखो, ये ना दो रेल्स हैं, टू स्मूथ रेल्स। रेल ट्रैक्स कह दे रहा हूँ, हाँ स्मूथ है लेकिन। और इसमें तुम समझ लो कि दो व्हीकल चल रहे हैं जो है, प्रॉपर मैं बना नहीं पाऊंगा। एक ऐसे जा रहा है और एक इधर को जा रहा है, और दोनों में एक एक बच्चा बैठा हुआ है। ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, और ट्रेन का मास m और m है, और बच्चे का मास स्मॉल m और स्मॉल m है। अब मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन फिगर बना दे रहा हूँ, उससे समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया जैसे ना, रेलवे ट्रैक तो समझ में आ गया होगा ना क्या था। ये इधर को V1 से जा रहा था, ये इधर को V2 से जा रहा था। इसका मास भी m था, इसका मास भी m था, और ये स्मॉल m और ये स्मॉल m था। अब क्या होता है कि वो जब दोनों ना आमने सामने होते हैं तो बच्चे अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब जंप लगाते हैं, कह लीजिए, समझ गए ना। ये इधर जंप मार देता है और ये इधर जंप मार देता है। कुछ समझ में आया क्या था बेटा जो है। दो रेलवे मतलब स्टंट मूवी चल रही है जो है, समझ गए ना, स्टंट मूवी चल रही है जो है कि दो रेलवे ट्रैक्स हैं, स्मूथ रेलवे ट्रैक्स, और दोनों में एक एक बच्चे बैठे हुए हैं। तो जब आमने सामने होते हैं तो क्या होता है कि वो इंटरचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे में जंप मारता है, दूसरा इधर जंप मारता है। मीका, बता बेटा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले बता। दो स्मूथ रेलवे ट्रैक्स हैं और दोनों के ऊपर एक एक बच्चा बैठा हुआ है, और जब वो आमने सामने होते हैं तो इंटरचेंज कर लेते हैं, पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक। तो आपको ट्रेन्स की वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन्स क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन्स, ये निकालनी है क्या होगी। अब मैं एक फिगर बना रहा हूं कि जब बच्चे ना एयर में है बेटा जो है, चिल्ड्रन जब एयर में है, तो तुम्हें याद है मैंने एक चीज बताई थी ना, अगर कोई चलती हुई चीज से मान लो कोई चीज ड्रॉप होती तो उसको वही वेलोसिटी मिलती है। कुछ इस टाइप का हमने किया था ना पहले, तुम्हें याद होगा कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज आ रही है तो उसको वही वेलोसिटी मिलेगी। तो एक बात बताओ, जैसे ये है, ये m था, ये इधर को V1 से जा रहा था, इसका मतलब इसके ऊपर जो बच्चा रहा होगा स्मॉल m, जब वो हवा में होगा तो उसकी वेलोसिटी इधर को V1 होगी। बता, क्लियर है, वो भी बता। जब बच्चे हवा में है तो बताओ उसके ऊपर ये वेलोसिटी होगी। अब दूसरे में आ जा, ये कैपिटल M है, ये इधर को V2 से जा रहा था, तो इसके साथ में जो बच्चा है स्मॉल m, ये भी इधर को V2 से जा रहा है। मेघा, बता बेटा ये फिगर समझ में आई कि नहीं आई। जब बच्चे एयर में होंगे तो ये सिचुएशन होगी, देख आ गया। अब तुम एक चीज देखो कि इन दोनों को मर्ज होना है ना अल्टीमेटली,
ये बताओ, इस वाले बच्चे को इस ट्रेन के ऊपर गिरना है, क्यों? इस ट्रेन के ऊपर गिरना है, तो ये दोनों मर्जून है, तो इनकी वेलोसिटी मान लो v1 डैश हो जाती है। और इस वाले बच्चे को इसके साथ मर्ज होना है, क्यों? इसके साथ मर्ज होना है, तो इसकी वेलोसिटी मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मान लेता हूं, कोई बात नहीं, ये v2 डैश हो जाती है। कोई डाउट? बता गोपी। मर्ज होने के बाद मान लो ये हो जाती है। अब दोनों में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, बस हो गया। ये बताओ कि अगर मैं इसमें समेशन पी इनिशियल इक्वल टू समेशन पी फाइनल लगाता हूँ, तो देख इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू वी वन माइनस m इंटू वी टू, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया होता जो है m प्लस m इंटू वी वन डैश हो गया, क्यों? ये हो गया, यहां से वी वन डैश फाइंड कर लेना, बस हो गया। समझ में आ गया या नहीं आया? बता गोपी, समझ में आया बेटा? इस वाले सिस्टम में ये लगाया, और इसी टाइप से इस पे लगा दे, समेशन पी इनिशियल इक्वल टू समेशन पी फाइनल। अच्छा वो चीज ध्यान रखना, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा जो है, और 1D चल रहा है, तो प्लस माइनस से काम चलेगा, और मैंने इधर वाला मोमेंटम प्लस लिया है और इधर वाला मोमेंटम माइनस लिया है, ध्यान रखना, ये कर रहा हूँ। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था देख, m इंटू वी वन माइनस छोटा m इंटू वी टू, और फाइनल मोमेंटम मैंने प्लस डायरेक्शन में ही ले लिया है, तो m प्लस m इंटू वी टू डैश, ये आ गया, तो यहां से वी टू डैश निकाल। गोपी बता बेटा, समझ में आ गया? ये हो गया ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड थे। अब चलते हैं दोनों पे मिला के सुनो। नेक्स्ट, एक तो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इस पे बेस्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये तभी होल्ड करेगा ना जब समेशन एफ हॉरिजेंटल 0 होगा, और ये वाली चीज अगर मैं सारी सरफेस स्मूथ दे दूं तो चल जाएगा काम? क्योंकि अगर मैंने सारी सरफेस स्मूथ दे दी तो फिर ये भी उसमें अप्लाई हो जाएगा ना, हाँ ये भी अप्लाई हो जाएगा ना बेटा, ये भी अप्लाई हो जाएगा, ये कह रहा हूं मैं। मेका बता बेटा जो है, अगर मैं सारी सरफेस स्मूथ दे दूं तो वो दूसरी एनर्जी, दूसरी इक्वेशन भी अप्लाई हो जाएगी ना, ये कह ले जो है। अब समझ में आ गया? तो मैं सारी सरफेस स्मूथ दे दूंगा। अब सुनो क्या है, मैं दो कंजर्वेशन लॉज लगाऊंगा, ठीक है? वी आर अप्लाइंग टू कंजर्वेशन लॉज। इसका मतलब दो इक्वेशंस बनेंगे ना, क्यों कॉपी? अगर मैं दो कंजर्वेशन लॉज अप्लाई कर रहा हूं तो दो इक्वेशंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? होता है दो इक्वेशन बनेंगे। इसका मतलब अननोन्स भी कितने होने चाहिए?
हाँ, इस टाइप की प्रॉब्लम में 2 अननोन होने चाहिए सॉल्यूशन, ये कह रहे हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरे टाइप की जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो बनती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और पहली इक्वेशन को होल्ड करने के लिए समेशन एफ हॉरिजॉन्टल 0 होना चाहिए। और मैंने कहा कि अगर मैं ये कह दूं कि सारी सरफेस स्मूथ है तो फिर वो दोनों ही इक्वेशन अप्लाई हो जाएंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल, ये m है, ये थीटा है, ये h है, सारी सरफेस स्मूथ दे रखी है। और ये m है। अब के तुम्हें वेलोसिटी ऑफ m निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ m निकालनी है व्हेन स्मॉल m ये बॉटम पे हो। अब गोपी ध्यान से देखना, जब ये बिल्कुल नीचे होगा तो तेरे को लग रहा है ये इधर को जाएगा बेटा जो है, बता। जब वो बिल्कुल नीचे होगा तो वो इधर को जा रहा होगा और ये इधर को जा रहा होगा, बता। ठीक, लेकिन ये बता कि जब ये इधर को जा रहा है ये एब्सलूट है या रिलेटिव है? एब्सलूट का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये बता, जब तू ग्राउंड से देखेगा तो भी ये इधर को जाता हुआ फील होगा क्या? बता। नहीं, ग्राउंड से तो इधर ही को जा पाएगा, कहाँ जाएगा बेटा ये बता। ग्राउंड से और कहाँ जाएगा बता, खुद बता। ग्राउंड से भी देखेगा तब भी तो तेरे को इधर ही जाता हुआ फील होगा, यहाँ से भी देखूंगा तो क्या होगा, ये तो इधर ही को जाएगा ना, और किधर को जाएगा बेटा ये एब्सलूट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एब्सलूट है। तो एब्सलूट को मैंने V1 लिख दिया, लेकिन ये जो इधर को जा रहा है ये एब्सलूट नहीं है, ये इसके रिस्पेक्ट में जा रहा है बेटा, ये ध्यान रखना, ये इसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, तो ये VR हो गया। मी का बता, समझ में आ रहा है बेटा, ये बता जो है ये रिलेटिव टू m है। अब इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, ये थीटा है, इसका मतलब इधर को हो गया VR cos थीटा और इधर को आ गया VR sin थीटा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि ना, कोई भी कंजर्वेशन इक्वेशन लगा रहे हो तो उसमें जो वेलोसिटी वगैरह लेते हैं आप वो एब्सलूट लेते हो। हाँ, फिर ध्यान रखना, समझ गए? जो भी आप इक्वेशन वगैरह लेते हो वो एब्सलूट लेते हो बेटा जो है। ठीक, तो अब मैं देखो फिगर बना रहा हूँ। हाँ, कैपिटल M का ये तो ऑलरेडी एब्सलूट है, ये तो एब्सोल्यूट है। और क्या था जरा बताओ? ये इधर को V1 था। हाँ, अब स्मॉल m का आ जाओ। स्मॉल m में थोड़ा दो अलग अलग चीजें होंगी बेटा जो है, एक तो रिलेटिव होगा और एक एब्सलूट होगा। रिलेटिव तो ये था इधर को VR cos थीटा था और इधर को VR sin थीटा था।
लेकिन जब एब्सोल्यूट में आएगा, ध्यान से देखना बेटा, ये हाँ इसके रेस्पेक्ट में वी आर कॉस थीटा था और वो V1 से उधर जा रहा था, तो इसका मतलब ये बन जाएगा, इधर को बन जाएगा वी आर कॉस थीटा माइनस V1, और ये इधर को आ गया वी आर साइन थीटा। हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वी आर साइन थीटा, और फिर इन दोनों का मिला के जो आएगा वो नेट आएगा कुछ, ये बनेगा नेट वेलोसिटी, और इसको मान लो V1 V2 कह देता हूं मैं। बताओ समझ में आ गया बेटा? जो है m का एब्सोल्यूट है, m के दो हो गए रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ठीक, अब मुझे क्या करना है सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लगाना है हॉरिजेंटल में। तो एक तो मैं ये कर सकता हूं समेशन पी इनिशियल हॉरिजेंटल में इक्वल टू समेशन पी फाइनल हॉरिजेंटल में, या इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, हाँ तो फिर टाइप 1 भी लगा सकते हो, बिल्कुल सही कहा, टाइप 1 भी लगा सकते हो। और टाइप 1 था कि समेशन पी राइट हैंड साइड और समेशन पी लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल होगा। मेरे का समझ में आ गया बेटा? ये बता जो है, ये तो जनरल है ही है, इसको तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो आराम से लगाओ आप जो है, नहीं है, लेकिन वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है, उसका एक स्पेसिफिक केस हो जाता है। अब जरा देखना राइट में कितना मोमेंटम गया बेटा जो है, केवल हॉरिजेंटल में देखना है, ध्यान रखना, ये लिखना है बस, हो गया। देखो तो इसका मतलब M V1 इक्वल टू M इंटू वी आर कॉस थीटा माइनस V1। समझ में आया नहीं आया बेटा बताओ? ये तो बन गई इक्वेशन 1, क्यों? ये आ गई इक्वेशन 1। अब सुनो, दूसरा हमें लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा कर ले या ऐसा कर देता हूं, चल मैं ऐसा, हाँ वो भी ठीक है। ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल कर दे रहा हूं। अब इनिशियल एनर्जी हमारे पास mgs थी, क्यों? और फाइनल एनर्जी कितनी होगी तब? हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m, जो भी नेट वेलोसिटी आएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगी। क्यों? समझ में आया बताओ? जो है नेट वेलोसिटी का स्क्वायर हो गई, और नेट वेलोसिटी वैसे बाय द वे थी कितनी? v2 थी, क्यों? v2 थी, और v2 कितनी रही होती बेटा ये बता जो है, अंडर रूट ऑफ वी आर कॉस थीटा माइनस V1 इसका स्क्वायर प्लस वी आर साइन थीटा इसका स्क्वायर। पता ये बनता कि नहीं बनता बता? ये V2 हो गया, तो दो इक्वेशंस बन गई। अननोन्स क्या क्या थे वो भी देख लो। अननोन्स थे, एक तो V1 लिया था और एक VR लिया था, ये अननोन्स थे। अब ये मत कहना कि V2 अननोन था,
समझ गए ना, ये मत कहना कि V2 अननोन था, बिकॉज V2 को तो मैंने इस टर्म में लिख लिया है जो है, समझ गए ना, V2 को ऑलरेडी मैंने इसके टर्म्स में लिख चुका हूं मैं जो है। गोपी समझ में आ रहा है बेटा जो है, V2 को अननोन मत कहना, V2 को तो मैं ऐसे लिख चुका हूं जो है, तो अननोन ये हो गया, बस हो गया। अच्छा एक चीज और भी है, ये बताओ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, m की जो वेलोसिटी होगी वो ये बताओ VR होगी या V2 होगी। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं वैसे, बताओ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड m की वेलोसिटी क्या रही होगी, तो V2 रही होगी, ये ध्यान रखना। ये आई मे का समझ में आया कि दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम्स बनती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये बनती है। और अगर मैं सारी सरफेस स्मूथ दे दूं तो फिर हमारा वो काम चल जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ये M1 है, ये M2 है, और ये ध्यान रखना बोथ कैन मूव। गुड इवनिंग उज्जवल, बोथ कैन मूव। और सारी सरफेस स्मूथ दे रखी है। ये मान लो V0 से आ रहा है मेरे को, तो तुमसे कहता है कि M1 की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। एक चीज चलो मैं तुम्हें सोचने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, एक चीज सोचने के लिए दे रहा हूं कि मैक्सिमम हाइट पे या तो ये सीन हो सकता है बेटा जो है, लेकिन उस टाइम पे दोनों के दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, या हो सकता है वो उसको क्रॉस भी कर जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये बता बेटा। गोपी बता बेटा जो है, ये बता, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है उसको क्रॉस भी कर जाए बेटा जो है, ठीक है। लेकिन अगर वो क्रॉस भी कर जाएगा तो भी फिजिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी दोनों की वेलोसिटी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इनकी एक कॉमन वेलोसिटी v होगी बेटा। दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो उसके साथ में है या उसके अलग हो गया है, दोनों की कॉमन वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे v होगी। ये तुम सोचना आज ऐसा क्यों होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर जो है, ये होगा। तो खैर एनीवे ये फिगर थी, अब वो लगा दो, बस हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हॉरिजेंटल में। मीका जरा बताना, इसमें टाइप 1 में लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ, जिसमें P राइट हैंड साइड और P लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करता था, वो बता लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। वो नहीं लगा सकता बिकॉज इनिशियली रेस्ट पे नहीं थे बेटा जो है। तुम ये लिखोगे समेसन
पी हॉरिजेंटल, हाँ, इक्वल टू समेशन इनिशियल इक्वल टू समेशन पी हॉरिजेंटल फाइनल, ये लगाओगे जो है। टाइप 1 इसलिए नहीं लगा सकते बिकॉज इनिशियली रेस्ट पे नहीं था बेटा जो है। समझ में आया? अब इनिशियल मोमेंटम कितना था हमारे पास? ये था। क्यों? इनिशियल मोमेंटम कितना था? हाफ m1 v0 स्क्वायर। क्यों? हाफ m1 v0 स्क्वायर। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना है बताओ? m1 प्लस m2 इंटू v। गोपी जरा बता, समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार तुमने मेरे को, मैंने एनर्जी लिख दी, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने लिख दी एनर्जी बेटा ये जो है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया मी का? बता बेटा जो है m1 इंटू वी नॉट इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी हो गया, ठीक है। और दूसरा हम क्या लगाते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। और इनिशियली मैंने कितनी एनर्जी दी थी जरा बताओ जो है? इनिशियली कितनी एनर्जी दी थी बेटा जो है? हाफ m1 वी नॉट स्क्वायर। और मैक्सिमम हाइट में कितनी एनर्जी है बताओ? m1 जी एच। एक तो ये है, नहीं बताओ m1 जी एच, एक तो ये है, प्लस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ये दूसरी है, ये दूसरी इक्वेशन। समझ में आया? समझ में आया बेटा जो है? ये हो गया। अब जरा ये भी देख लेते हैं नोन्स क्या कहते हैं। एक तो एच निकालना था हमें और एक वी, ये दोनों थे, बाकी तो दे रखे थे ये। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन उसको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो टाइप 1, मोमेंटम राइट हैंड साइड में और मोमेंटम लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल कर देते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब इनिशियली सब कुछ क्या हो, रेस्ट पे हो। अदरवाइज फिर समेशन पी इनिशियल हॉरिजॉन्टल और समेशन पी फाइनल हॉरिजॉन्टल वो कर देते हैं। और एक मैंने तुमसे कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो होता है। ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो देखो क्या है। समझना हाँ बेटा इसको। जैसे ये वाली प्रॉब्लम थी ना, हाँ गोपी अब आईटी, तू बेटा जासूस है पूरा जो है, तूने मैसेज पढ़ लिया है तो जो है ठीक है, तू है जासूस पूरा जो है, सबकी खबर रखता है तू जो है। देख ये वाली प्रॉब्लम थी, तो जब ये नीचे पहुंचा ना, तो मैंने इसको तो लिया एब्सोल्यूट, और इसको इधर को लिया था रिलेटिव। बता गोपी ये किया था कि नहीं किया था, बता जो है। नहीं है? अच्छा रिलेटिव हम खुशी से नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं कि हम बड़े खुश होकर रिलेटिव रखते हैं, मजबूरी में रखते हैं रिलेटिव, मजबूरी में रखते हैं बिकॉज डायरेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी was not known
इनिशियली। समझ गया ना? भाई स्टार्टिंग में जो एज्यूम करते हैं तो रिलेटिव मैंने बताया कि खुशी से नहीं करते बेटा, जो है मजबूरी में करते हैं जो है। क्योंकि हमें इनिशियली क्या था, डायरेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी पता नहीं था। गोपी समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बता बेटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? लेकिन अगर मान ले ट्रैक ऐसा हो बेटा जो है, अब ये बता कि जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसका एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों हॉरिजेंटल होगा ना? बता क्लियर है कि नहीं है? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बोथ हॉरिजेंटल, बता क्लियर है या नहीं है? जब ये बिल्कुल ऐसे पहुंच गया बेटा जो है, दोनों हॉरिजेंटल होंगे। तो अब क्यों रिलेटिव लें, अब तो हम एब्सोल्यूट लेंगे ना। समझ में आया? नाउ वी विल टेक एब्सोल्यूट। क्यों? उज्जवल तेरी बात समझ में आ रही बेटा? तूने लेट ज्वाइन किया वैसे, लेकिन बता कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ये बता जो है कि ये हमारे साथ तो मजबूरी होती है ना बेटा। जब रिलेटिव हम खुशी से थोड़ी लेते हैं जो है, हम तो बेटा मजबूरी में लेते हैं जो है। समझ गए ना? अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट लेंगे। तो बस हो गया, फिर हम ये मान लेंगे कि ये भी एब्सोल्यूट है V1, और ये भी एब्सोल्यूट है V2। तो अब थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्यों बता? अब बता कैलकुलेशन इजी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 है बेटा, ये इसको मैं 1 ले रहा हूं मान ले, ये 2 है। तो इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था। तो एक तो मैं लिख देता हूं सीधे सीधे, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, मजा नहीं आएगा ना उसको। बेटा गोपी, तू बेटा सर को बड़े हल्के में लेता है। इसको 2 ले लेता हूं, इसको 1 ले लेता हूं। तो इनिशियली तू लिखेगा M1V1 इक्वल टू M2V2। एक तो इक्वेशन ये हो गई, बता क्लियर है? बता बेटा जो है, ये क्लियर हो गया ना? एक तो ये हो गया। और दूसरा, अगर ये मान ले H हाइट नीचे आ जाता है, तो मैं लिख रहा हूं E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल। और इनिशियल एनर्जी हमारे पास कितनी थी बता जो है? इनिशियल एनर्जी थी M2GH। और फाइनल एनर्जी कितनी है बताओ? हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर। बता समझ में आया या नहीं आया बेटा जो है? मिहिका बता बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि अगर फाइनल में तेरे को ट्रैक बिल्कुल हॉरिजेंटल मिल जाए मान ले, तो फिर तुझे वो क्यों करना जो है? नहीं है फिर तो एब्सोल्यूट ही मान के चलेगी बस। एक एग्जांपल देखना, हाँ मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, देख मजा आएगा तुम्हें। बिल्कुल सही बताना, समझ में आया या नहीं आया बेटा? ये M है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है M, और इसकी जो रेडियस है
वो R है। तो तुमसे जब M बॉटम पे है बिल्कुल, तो तुम्हें इसका पोस्टमार्टम करना है। अब देखो, कलर चेंज कर देता हूँ इसमें, ज्यादा बेटर होगा। ये बता कि जब ये बिल्कुल बॉटम पे पहुंचेगा तो ये एब्सोल्यूट हॉरिजॉन्टली होगा। बता गोपी, जब ये बिल्कुल बॉटम पे पहुंचेगा तो एब्सोल्यूट हॉरिजॉन्टली होगा, और ये तो खैर हॉरिजॉन्टल है ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब मान लो इसकी वेलोसिटी vm हो जाती है और इसकी वेलोसिटी मान लो v कैपिटल m हो जाती है। अब ये बताओ कि इसने जो पोटेंशियल एनर्जी लूज की, वो mgr गई ना? बता। ये बता, जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस की वो mgr की या नहीं की, बता जो है। ठीक। अब ये बता कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस पोटेंशियल एनर्जी mgr goes to काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ। बता उज्जवल, ये बता mgr की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जाएगी कि नहीं जाएगी, बता जो है। ठीक। लेकिन ऐसे जाएगी कि P ऑफ m और P और स्मॉल m मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए। बिकॉज इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था बेटा जो है। बता। तो इसमें मैंने टाइप 1 लगा दी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ उज्जवल बता जो है। mgr की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, और ऐसे जाएगी कि दोनों का क्या होना चाहिए बता जो है, P ऑफ m और P ऑफ स्मॉल m वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब कहानी में आ जाता है ट्विस्ट बेटा उज्जवल, अब कहानी में आता है ट्विस्ट बेटा जो है। ये बता कि मोमेंटम √2km होता था या नहीं होता था? बता बता, याद कर, मोमेंटम √2km होता था कि नहीं होता था? इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2k ऑफ m कैपिटल ऑफ m इक्वल टू √2 k स्मॉल m। बता ये क्लियर है? ये होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि k ऑफ कैपिटल M अपॉन k ऑफ स्मॉल m, ये m अपॉन m इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये वाली पोटेंशियल एनर्जी दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जाएगी और वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। बता क्लियर है या नहीं है बेटा? बता। इतने को तुम्हें दोनों की काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने तुम्हें बता रखा है बेटा जो है। ठीक है। अब सुनो,
के ऑफ कैपिटल एम कितना बना, हाँ देख ध्यान से देख बेटा, स्मॉल एम अपॉन एम प्लस एम, एमजीआर को डिस्ट्रीब्यूट करना था मेरे को, और ये बताइए हाफ ऑफ एम वी ऑफ एम, इसका स्क्वायर हो गया, यहां से वी एम फाइंड कर लेना। गोपी बेटा समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता। समझ में आया, एमजीआर को तेरे को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक। इसी टाइप से ये बता के ऑफ छोटा एम कितना होना चाहिए, जरा बता जो है, के ऑफ छोटा एम कितना होना चाहिए, कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम, लेकिन किसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, एमजीआर को डिस्ट्रीब्यूट करना था। हाँ, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ छोटा एम वी छोटा एम का स्क्वायर, तो यहां से वी छोटा एम भी निकाल दो। अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है। तो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तुम्हें हॉरिजेंटल सरफेस मिलती है, तो फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों वेलोसिटी हॉरिजेंटल होंगी। फिर रिलेटिव क्यों एज्यूम करते हो, फिर तुम एब्सोल्यूट ही एज्यूम कर लो, ये कह रहे हो। और वो वाला रिलेशन भी तुम्हें कई जगह काम आएगा, P इक्वल टू √2km। कैलकुलेशन को फास्ट करने में तुम्हारा कई बार ये भी काम आएगा, या K इक्वल टू P²/2m, ये कह लो। कैलकुलेशन फास्ट करने में ये भी काम आता है बेटा, ध्यान रखना चाहिए ये। तो समझ में आ गई, ये वाली टाइप भी समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब चलते हैं मिससेलिनियस करते हैं कुछ, उसमें तुम्हें और समझ में आएगा बेटा। पहला, इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन जीरो नहीं होता था, तुम्हें याद होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे फ्रिक्शन को जीरो लेते थे, बच्चा इधर जाता था, प्लैंक इधर जाता था, लेकिन सेंटर ऑफ मास वो रेस्ट पे रहता था। बताओ क्लियर है या नहीं है। ये तो पहले होता था ना बेटा जो है, कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन जीरो नहीं होता था, ग्राउंड पे फ्रिक्शन जीरो होता था, तो बच्चा तो राइट साइड में गया, प्लैंक लेफ्ट साइड में गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता था। अब एक काम करते हैं, कि अगर मान लो यहां भी फ्रिक्शन हो बेटा जो है, और बच्चा इधर को चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट पे रहेगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, या डिपेंड करेगा। बताओ बेटा, दिमाग लगाओ और बताओ किधर पे जाएगा। कुछ रीजन दे सकता है ब्रीफ में, रीजन दे सकता है ब्रीफ में बेटा, क्या है। ग्रेट।
बिल्कुल सही कहा, इसमें राइट हैंड साइड में जाएगा। रीजन क्या है सुनो, कि अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, हाँ तो देखो, हाँ ये बताओ, इस पे फ्रिक्शन आगे था, इस पे फ्रिक्शन इधर था, चलो इसको F1 ले लेता हूं। अब ये बताओ, प्लैंक की लेफ्ट हैंड साइड जाने की टेंडेंसी है या नहीं, बता उज्जवल, ये बता प्लैंक की किधर को जाने की टेंडेंसी है, बता प्लैंक की किधर को जाने की टेंडेंसी है, जरा बता जो है, प्लैंक की लेफ्ट हैंड साइड को जाने की टेंडेंसी है। इसका मतलब ग्राउंड से उस पर जो फ्रिक्शन आएगा वो इधर को आएगा या नहीं आएगा, बता ये बता, ग्राउंड से हमेशा इधर को लगेगा कि नहीं लगेगा, बता ऑलवेज। अब अगर मैं पूरे सिस्टम को देखूं, तो बता सिस्टम पे नेट फोर्स किधर को आ रहा है, जरा बता जो है, सिस्टम पे अगर तू देखेगा तो नेट फोर्स किधर को आ रहा है, जरा बता जो है, राइट हैंड साइड में आ रहा है ना बेटा जो है, हाँ इस पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो राइट हैंड साइड में आ रहा है। और तुम्हें याद होगा कि सेंटर ऑफ मास नेट फोर्स से रिलेटेड होता है, क्यों गोपी, ये बता सेंटर ऑफ मास किससे रिलेटेड होता है, बता नेट फोर्स से रिलेटेड होता है कि नहीं होता, बता जो है, तो इसका मतलब किधर को जाएगा, बता जो है, राइट हैंड साइड में जाएगा, ध्यान रखना ऑलवेज, हमेशा राइट हैंड साइड में जाएगा। उज्जवल बता, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये हमेशा राइट हैंड साइड में जाएगा बेटा जो है, ये ध्यान रखना जो है, हाँ सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो नेट फोर्स से रिलेटेड होता है बेटा। अच्छा इसको दूसरे उससे भी समझ ले, देख तेरे को वैसे भी समझा देता हूँ, और तू भी क्या कहेगा कि बेटा ऐसा टीचर तेरे को आज तक न तो 100 साल पहले मिला न 100 साल बाद तक मिलेगा बेटा जो है, समझ गया, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, समझ गया, फिजिक्स की जब बात आएगी तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा जो है उज्जवल, तो सुन क्या है जो है, अगर मान ले ये सफिशियंटली रफ है, टीचर तेरे को मालूम नहीं है, टीचर बहुत बड़े छोड़ू होने चाहिए, समझ गया ना, टीचर की सबसे पहली क्वालिटी है सब्जेक्ट आता हो या ना आता हो उज्जवल, उसका लंबा लंबा छोड़ू होना चाहिए, जैसे मैं छोड़ता हूँ जो है लंबी लंबी, समझ गया ना, तो ये सबसे पहले टीचर की क्वालिटी है। अगर तू भी टीचर बनने की अगर तेरे में ख्वाहिश है, कई बार होती है ना ख्वाहिश होती है टीचर बनने की, तो सब्जेक्ट तो तू बाद में सीख लेगा, सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले लंबी लंबी छोड़ना सीख बेटा जो है, समझ गया ना, जैसे मैंने 100 साल कहा, तू 1000 साल पे आ जाना जो है, कहना 1000 साल तक ऐसा कोई टीचर तुम्हें नहीं मिलेगा और ये वो जो है, तू ऐसा करना बेटा जो है। तो सुनो, ये है सफिशियंटली रफ, ठीक, मान लो ये सफिशियंटली रफ है, तो ये तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर बहुत ज्यादा रफ है तो ये तो रेस्ट पे ही रहेगा। अब बच्चा इधर को जा रहा है, हाँ तो अब सिंपल सी बात सोच ले कि एक मास तो रेस्ट पे है, भाई मैं मान ले इसको कहता हूं 1, ये 2 कहता हूं बेटा जो है, ये बता 2 तो रेस्ट पे है और 1 राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किधर को जाना चाहिए होता जो है, राइट हैंड साइड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए होता जो है, ये हो गया। उज्जवल समझ में आ गया ना, कि अगर मान ले ग्राउंड बहुत रफ है बेटा जो है, तो क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है प्लैंक तो वहीं रहता है जो है, और तुम आगे बढ़ते चले जाते हो, तो ऑब्वियस ही बात है दो मासेस में से अगर एक मास उधर को जा रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख, ये m है, ये m है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन में n कह रहा हूं, इस जगह पे, और सारी सरफेस स्मूथ है,
और इस सिस्टम को तुम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो तुम्हें ये बताना कि ये नॉर्मल रिएक्शन m प्लस एम इंटू जी के इक्वल होगी या लेस देन m प्लस एम इंटू जी के इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन m प्लस एम इंटू जी के इक्वल होगी और या फिर आई डू नॉट नो। ask from someone else। मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो मैं उसमें फोर्थ ऑप्शन ये भी दिया करूंगा गोपी। तो बताओ क्या बेटा जो है, क्या होगा बता जो है, इसमें से बता तेरे को क्या लग रहा है बेटा जो है। एक्चुअल में ना इसमें ये होगा, अब रीजन बताता हूँ क्या है। देख, केवल वर्टिकल में देख रहा हूँ, बाकी जगह मत देखना, केवल वर्टिकल में। ये बता कि जो m है ये तो मूव नहीं कर रहा ना, बता, वर्टिकल में देखना बस हो गया। ये तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन m ये बता डाउनवर्ड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उज्जवल बता बेटा जो है, m डाउनवर्ड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है। ठीक, अब जब एक मास रेस्ट पे और एक नीचे आ रहा है तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी डाउन आना चाहिए। हाँ, लेकिन सेंटर ऑफ मास किससे रिलेटेड होता है बता, नेट फोर्स से रिलेटेड होता है। केवल वर्टिकल देखना है बस हो गया, समझ गए ना, केवल वर्टिकल देखना है। तो अब मेरे को ये बताओ कि इस पर वर्टिकल में नीचे को तो लगा है m प्लस एम इंटू जी, और ऊपर को लगा है नॉर्मल रिएक्शन। अब बता कौन छोटा होना चाहिए बता जो है, अब बता कौन छोटा होना चाहिए बेटा जो है, बता जो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता जो है उज्जवल, पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ बता जो है। अगर मैं वर्टिकल में देखता हूं तो m तो मूव नहीं कर रहा है, छोटा m नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, और सेंटर ऑफ मास हमेशा नेट फोर्स से रिलेटेड होता है, क्यों, सेंटर ऑफ मास होता है नेट फोर्स से रिलेटेड। ठीक, तो इसका मतलब नेट फोर्स नीचे को होना चाहिए, बस हो गया। मिहिका समझ में आया या नहीं आया बेटा बता, मिहिका ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया बेटा बता जो है। ये हो गया ठीक। उज्जवल तू बता, तेरे को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है ना। एक बच्चों वाली बात फिर पूछूंगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा उसकी बात क्यों नहीं की मैंने, ये बता, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा उसकी बात क्यों नहीं की यहाँ पे जो है, वो तो कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में मजा आ जाएगा तेरे को। तो उज्जवल तू मेरे से जब भी पर्सनली मिले तो फिजिक्स की बातें मत पूछा कर, मेरे से ये पूछा कर कि लंबी लंबी, वैसे ये ऐसा नहीं टीचिंग में ही, ये वैसे ना बेटा कई पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है, तूने देखा होगा लंबी लंबी जो छोड़ता है, ऐसा नहीं कि केवल टीचिंग फील्ड में ही होता है बेटा जो है ना, पॉलिटिक्स में भी ऐसी होता है, लंबी लंबी जो छोड़ता है ना, ऐसा लगा वही लोग उसी की जो है बात मानते हैं बेटा जो है। ये बहुत जरूरी है जो है लंबी लंबी छोड़ना जो है। अब चलते हैं अगली बात।
सुनो बेटा, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये M1 है, ये स्प्रिंग है। हाँ, ये M2 है और यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ है। अब मैंने इसको x0 कंप्रेस करके छोड़ दिया। तो अब जब ये ब्लॉक ना वापस आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी ना। क्यों? मैंने x0 कंप्रेस करके छोड़ दिया तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और इसको मैं एक काम करता रहता हूँ, v2 कह देता हूँ। चलो सबसे पहले तो निकाल देते हैं v2। एक बात बताओ, तुमने हाफ के x0 स्क्वायर एनर्जी दी थी, ठीक है, हाफ के x0 स्क्वायर एनर्जी दी थी। ये पूरी की पूरी हाफ m2 v2 स्क्वायर में चलेगी। बताओ ये इक्वेशन ठीक है या नहीं है? बताओ गोपी, तुमने एनर्जी दी थी हाफ के x0 स्क्वायर, वो अभी पूरी की पूरी किस में चली गई है? हाफ m2 v2 स्क्वायर में। तो इसका मतलब v2 की जो वैल्यू आ रही है, मेरे ख्याल से वो आ रही है √k/m2। इंटू x0 आ रही है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? अब एक काम करते हैं कि इसमें टिल नाउ, ये बताओ M1 तो रेस्ट पे है ना? गोभी बता, ये बता M1 रेस्ट पे है या नहीं? ये बता, जो है M1 रेस्ट पे है, ठीक। तो इसका मतलब जो V सेंटर ऑफ मास है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन M1 प्लस M2। बता। उज्जवल बता बेटा, जो है अभी तुम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये हो गया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखने का एक तरीका और भी था बेटा, जो है क्या देख, P सेंटर ऑफ मास अपॉन M सेंटर ऑफ मास। और तुम्हें याद है तीन चीजें डायरेक्ट ऐड होती हैं, मोमेंटम, मास और फोर्स। हाँ, मोमेंटम, मास और फोर्स। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, P टोटल अपॉन M टोटल। और बता टोटल मोमेंटम कितना था अभी हमारे पास? M2 V2, और टोटल मास था M1 प्लस M2। ये तो जस्ट मैं समझा रहा था कि वी सेंटर ऑफ मास तुम कितने तरीके से निकाल सकते हो। तो ये वी सेंटर ऑफ मास था, ठीक है। तो टिल नाउ एक तो ये बात आ गई ये। अब दूसरी बात चलना ध्यान से देखो। V1 था, V2 था, या V सेंटर ऑफ मास था, सब अभी सब कुछ हॉरिजेंटल में चल रहा है बेटा, जो है। तो ये बताओ कि टिल नाउ सिस्टम पे F हॉरिजेंटल 0 था या 0 नहीं था? बताओ बताओ, इसमें से कौन सा हुआ है? सिस्टम का मतलब वही टोटल बात आ गई है, फिर ये ध्यान रखना।
टोटल का मतलब वही सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हो जाती है सारी चीजें। अब बताओ अभी तक सिस्टम पे एफ हॉरिजॉन्टल 0 था या नहीं था बेटा, बताओ। एक्चुअल में नहीं था, नहीं था। क्यों, देखो अभी तक स्प्रिंग स्प्रिंग क्या था ना, कंप्रेस था बेटा जो है, टिल नाउ स्प्रिंग वॉज कंप्रेस्ड। और ये बताओ कि अगर स्प्रिंग कंप्रेस था तो इसका मतलब इस पे इधर को और इस पे इधर को के एक्स फोर्स लगे होंगे, बता। ये बता, अभी तक इस पे बता के एक्स और के एक्स फोर्स ऐसे लगे होंगे, ठीक, लेकिन ये तो रेस्ट पे था। इसका मतलब इतना ही फोर्स वॉल से नहीं लग गया होगा इस पे, ये बता बेटा। गोपी बता, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये उतना ही फोर्स वॉल पे लग गया कि नहीं लग गया, बता जो है। ठीक, तो इसका मतलब अगर तुम नेट फोर्स देखोगे तो उस पर एक फोर्स आ रहा है, किधर को बताओ। इसका मतलब अगर देखोगे तो नेट फोर्स किधर को आ रहा है बेटा, अगर तुम टोटल देखोगे। हाँ, तो इस पे नेट फोर्स इधर को आ रहा है, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड आ रहा है। और ये वॉल से आ रहा है। अच्छा, वैसे इसको तुम दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, नहीं है, इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। वो देखो कैसे सोचते हैं, हाँ बेटा, देखो ये पहले कंप्रेस था, अभी सब कुछ रेस्ट पे था, इसका मतलब वी सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे था। अब ये बता कि जब ये यहाँ पे पहुंच गया बेटा जो है, तो V2 इधर को आ गया, तो V सेंटर ऑफ मास भी इधर आ गया। तो ये बता, ये V सेंटर ऑफ मास किसने दिया होगा, वो गेव। अबे V सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास हमेशा नेट फोर्स से रिलेटेड होता है, सेंटर ऑफ मास हमेशा नेट फोर्स से रिलेटेड होता है। कि एक्स तो कैंसिल हो रहे होंगे, सेंटर ऑफ मास हमेशा किससे रिलेटेड होता है, अपना नेट फोर्स से रिलेटेड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा जो है, वो के एक्स फोर्स तो कैंसिल हो रहे होंगे बेटा जो है, समझ गए ना, के एक्स फोर्स तो कैंसिल हो रहे होंगे। ये देख जो है, सेंटर ऑफ मास किससे रिलेटेड होता है पता जो है, सेंटर ऑफ मास रिलेटेड होता है नेट फोर्स से। तो इसको किसने दिया बेटा जो है, इसको दिया नेट फोर्स, मतलब जो फोर्स फ्रॉम वॉल आ रहा है, ये है। उज्जवल, ये समझ में आई कि नहीं आई बात बेटा, बता। और समझ, मेरे को ऐसे मजा नहीं आता बेटा जो है, तो सोचता है कि ऐसे ही सर को मजा आता है। ये M2 है, तो इस पे इधर को के एक्स लगा है, तो इसीलिए इसको V2 मिली इधर को। अब आ जा M1 पे, इसको इधर को के एक्स लगा है,
लेकिन इधर एफ फ्रॉम वॉल आ गया, इसलिए रेस्ट पे है। ये दोनों इक्वल होंगे, हाँ ध्यान रखना वैसे। और लास्ट में आ जाए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे टोटल फोर्स लगते हैं, ध्यान रखना इस पे। इधर को के एक्स भी लगा है, इधर भी के एक्स लगा हुआ है, और इधर को एफ फ्रॉम वॉल लगा है। और इसीलिए सेंटर ऑफ मास इधर को आ रहा है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया गोपी? बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया? M2 पे देखेगा तो सिर्फ के एक्स लगा हुआ है, M1 पे देखेगा तो दो फोर्स लगे हैं, के एक्स और एफ फ्रॉम वॉल। और सेंटर ऑफ मास पे अगर देखेगा तो तीन फोर्स लगे, के एक्स और एफ फ्रॉम वॉल। ठीक। और सेंटर ऑफ मास को जानता ही है, मतलब M1 प्लस M2 हो गया एक तरीके से। तो बस हो गया, जिधर को फोर्स है उधर को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बता, मेका ये समझ में आया कि नहीं आया? तीनों को अलग अलग समझ में आ गया बेटा? तीनों में अलग अलग समझ में आ गया क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं बेटा जो है? हो गया ना? यार गोपी ये जो है ना, तेरे से कितने परसेंट हो रहे हैं ये बता, तू बता बिल्कुल ईमानदारी से बता, तेरे से कितने परसेंट हो पा रहे हैं? बहुत है। इतने हो रहे तो बहुत है, 70 to 75% हो रहे तो बहुत है। बस मजे कर तू जो है। तू अभी से पनीर वनीर बनाना, मिठाई विठाई का ऑर्डर दे दे। बाद में क्या होता है ना, जब आईटी का रिजल्ट निकलता है तो समझ गया ना गोपी, तो उसमें क्या होता है, वो मिठाई विठाई वाला हो जाता है, फिर बहुत बिजी हो जाते हैं, है ना? जब रिजल्ट का टाइम आता है, वो पता लगा जो है गंदी संदी मिठाई दे देते हैं, पुरानी मिठाई दे देते हैं जो है। तो तू सर को अब पुरानी मिठाई खिलाएगा? तू ये बता जो है, ये बता, सर को पड़ोसी को सबको खिलाएगा ना जो है तू बेटा जो है? तो पुरानी मिठाई थोड़ी खिलाएगा। तू अभी से ऑर्डर देना शुरू कर दे, अगर तेरी 70-75% आ रहा है तो तू अभी से बुक करवा ले बेटा जो है। पहले से बुक कराएगा तो थोड़ा सस्ती भी मिल जाएगी मिठाई जो है। ये हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि इसके बाद, आफ्टर दिस, स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, बता। एक बात बता, जैसे ही उसने इसको क्रॉस किया बेटा, ये बता जो है, ये बता, इसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, जैसे इसको ये क्रॉस करेगा, ये जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो ये बता, स्प्रिंग अब इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता जो है? उज्जवल बता, जैसे ये नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा बेटा, ये बता, जैसे ये नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा तो स्प्रिंग जो है इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता। जैसे नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा तो स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेट होगा। स्प्रिंग इलोंगेट होगा। इसका मतलब जो के एक्स फोर्स था, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? बता। नहीं है, के एक्स फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब M1 लीव्स कांटेक्ट विद वॉल। बता। भाई M1 कांटेक्ट छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? तो वॉल से कांटेक्ट छोड़ देगा। इसका मतलब F वॉल
वो 0 हो जाएगा। और इसका मतलब तुम कह सकते हो कि देयरफॉर अब जो एफ नेट होगा वो 0 हो जाएगा। और ये जो नेट फोर्स होता है वो किससे रिलेटेड होता है, जरा बताओ? सेंटर ऑफ मास से। तो इसका मतलब जो अब बी सेंटर ऑफ मास होगा वो जो मिला था उसको वो कांस्टेंट हो जाएगा। बता क्लियर है या नहीं है? और वो बाय द वे कितना मिला था उसको? m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। उज्जवल बता बेटा, ये समझ में आया या नहीं आया बेटा? जो है कि उसके बाद क्या होगा कि स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, तो kx अपनी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बेटा। जो है ले बता। ये बता, इसके बाद स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, kx फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, m1 कांटेक्ट छोड़ देगा। और एक बार अगर m1 ने कांटेक्ट छोड़ दिया तो फिर वॉल से फोर्स खत्म हो जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स खत्म हो जाएगा। क्यों? और नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड होता है, तो इसका मतलब अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी बेटा? जो है कांस्टेंट हो जाएगी। बस हो गया। मतलब अब जो फिगर बनेगी ना वो ऐसी बन जाएगी। देख, जब वो इलोंगेट हो जाएगा, ये देख, तो फिर इस पे इधर को kx और इस पे इधर को kx लग जाएगा। लेकिन अब जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, बिकॉज जो नेट फोर्स था वो अब क्या हो गया है? 0 हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो है एक चीज ध्यान रखना, वी एम वन एंड वी एम टू ये तो चेंज होंगे। गोपी समझ में आ रहा है बेटा? ये बता, जो है ये तो चेंज होंगे ना, क्योंकि इनमें तो के एक्स फोर्स लगा हुआ है। समझ गया ना? इनमें तो के एक्स एक्ट कर रहा है, फिगर में ही दिख रहा होगा तेरे को। ये बता, इनमें तो के एक्स फोर्स एक्ट कर रहा है ना, लेकिन पूरे सिस्टम पे क्या है बता? जो है पूरे सिस्टम पे फोर्स क्या है बता? 0 है। जो है नहीं है। तो इसका मतलब सिस्टम की या सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। उज्जवल बता, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा क्वेश्चन समझ में आया? जब तक स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तब तक वॉल से एक फोर्स आएगा और वो नेट फोर्स होगा और वो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड होगा। लेकिन जैसे ही वो नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा तो स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, तो के एक्स फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो m1 था वो वॉल से कांटेक्ट छोड़ देगा, तो वहां से जो फोर्स आ रहा था वो फिर 0 हो गया। समझ गया ना? तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी फिर क्या रहेगी? तो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जितना हमने पढ़ा था उतने की कंप्लीट हो गई। बाकी करते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक, ओके, बाय एंड थैंक यू। बाय बेटा।